दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ डॉक्टर रंजना सिंह हैं जो फाउंडर सेक्रेटरी हैं आवाहन द न्यू वॉइस की। ये संस्था महिलाओं की तरक्की के लिए काम कर रही है और इनका जो मुख्य कार्य है कि महिलाओं को एक रोज़गार देना जिससे वो आत्मनिर्भर बन सके और सशक्तिकरण की जो बात होती है समाज में वो सही तरीके से फलीभूत हो सके। आवाहन द वॉइस के ज़रिए किस तरीके से रंजना जी ने इस काम को शुरू किया और कैसे रंजना जी ने इसको शुरू किया, इस पे आज हम चर्चा करते हैं। रंजना जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है मेरे साथ। सबसे पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, जैसे कि आप प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती थी और फिर प्रशासनिक सेवा के जरिए भी जनता की सेवा होती है और आज जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनके जरिए भी, ये समाज सेवा है ही। तो इन दोनों में तालमेल कैसे हुआ और कैसे वहाँ से आप यहाँ शुरू किया आपने? क्योंकि मैं एक्चुअली पीएचडी हूँ एजुकेशन से। हाँ। और मेरा था कि हम प्रशासनिक में, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड प्रशासनिक रहा है, तो एक घर में प्रशासन का माहौल मिला। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा 1-2 अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि अब लेट हो रहा है और मुझे पास, क्योंकि महिलाओं को, लड़कियों को बहुत कम समय दिया जाता है। अब महिलाओं को प्रतिदिन अपने आप को साबित करना पड़ता है परिवार में, समाज में। तो मुझे लगा हमें कुछ करना चाहिए और मुझे था कि मुझे कोई भी जॉब नहीं चाहिए। मेरा था एक बड़ा जॉब नहीं करना। हाँ, मुझे जॉब नहीं करना है। हम एक जो समाज के वंचित लोग हैं और विशेषकर महिलाएं, उनको हमको सहयोग कर पाएं। तो उसी समय हम मुखर्जी नगर दिल्ली में आईएएस की कोचिंग कर रही थी। लगातार मैंने मेंस भी दिया है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का मैंने इंटरव्यू भी दिया था, लेकिन फाइनल हमारा सिलेक्शन में समय लग रहा था। उसके बाद हमने आवाहन द न्यू वॉइस संस्था का रजिस्ट्रेशन करवाया शुरुआत 2014 में। अच्छा। लेकिन उसके बाद हमने काम इस पे नहीं किया। लगातार हमारा पढ़ाई का दौर चलता रहा। हम पूर्ण रूप से इसमें 2018 में शुरुआत किए और शुरुआत करने के बाद मुझे लगा कि हम पहले यह था कि हम चयनित कहाँ पे करें, किस बिंदु पे हमें काम करना है। क्योंकि जब एक आपका विजन होता है, जब वो सपना पूरा नहीं होता है आईएएस पीसीएस कंपटीशन का, तो एक बहुत हलचल अंदर होती है। फिर मैं लोगों को देख, समाज का हमें एक दिशा देना था, समाज के लोगों को एक पहचान बनानी थी। तो हमने लखनऊ से शुरुआत किया और हमें लगा कि एज ए महिला, मैं महिला की समस्या को समझती हूँ। तो पहले मैंने महिलाओं पे काम किया। अच्छा। उनको हमने संगठन बनाया, उनको हमने समूह से जोड़ा, स्वयं सहायता समूह से, बैंक की जितनी योजनाएं थी उससे हमने उनको जोड़ा। और आज हमारी महिलाएं जब रोजगार कर रही हैं, इनकम कमाती, तो सबसे बड़ा सुकून वो मिलता है जो प्रशासनिक भी हम ना कर पाते। नहीं मिलता था जी। आमतौर पे हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे कंपटीशन की तैयारी करते हैं और उनमें बहुत सारे सफल नहीं भी हो पाते हैं। कई ऐसे भी होते हैं सफल नहीं होते, डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ और चीज़ें होने लगती हैं। आपने उसको कैसे मजबूत बनाया और एक अच्छी धारा की तरफ मोड़ा? जब कुछ करने का आपका विजन होगा और आप व्यस्त रहेंगे, उस समय आपको डिप्रेशन नहीं होगा। क्योंकि हमें समाज के लिए कुछ करना है, परिवार के लिए कुछ करना है, तो आपके पास ना डिप्रेशन हो सकते हैं और ना अर्थ का अभाव आपको रोक सकता है बाधा। उनके लिए होता जो जिनके लक्ष्य क्लियर नहीं होते, निर्धारित नहीं होते, हमें करना क्या है। मेरा सिलेक्शन कंपटीशन में नहीं हुआ और भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार में 40 साल एज है कंपटीशन में। लेकिन मुझे लगा नहीं, मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं कंपटीशन के नाम पे पढ़ाई करती रहूं, मुझे कुछ करना है। और जब मुझे कभी, मैं डिप्रेशन में नहीं गई क्योंकि मुझे पता था कि हमें कुछ करना है। और शायद मैं आज इस सेक्टर में आई हूँ तो मैं अपनी बातें रख पा रही हूँ। हाँ, ये भी एक उदाहरण है उन लोगों के लिए ना जो टूट जाते हैं कि भाई हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। जी। ये जो महिलाएं आप आत्मनिर्भर बना रही हैं, जिनकी लाइवलीहुड के लिए आप काम कर रही हैं, किन किन जिलों में, कहाँ कहाँ तक आपका काम है? मेरा लखनऊ के, मैं उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में कर रही हूँ। फतेहपुर, सीतापुर, रायबरेली, बस्ती और लखनऊ में। अच्छा। और मेनली लखनऊ में हमारे 5,000 महिलाएं हैं जिनको हमने रोजगार से जोड़ा है और उनको हम हर तरह के देते हैं। उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना, उनकी मार्केटिंग कैसे करना है, सरकार की योजनाओं को उनसे जोड़ते हैं। मतलब केवल वो पूरा उनका सर्वोदय विकास की बात हम करते हैं जिससे उनका पूरा विकास हो। वो सरकार की योजनाओं को ले, हमारी जो महिलाएं हैं वो वंचित रह जाती हैं क्योंकि उनको नहीं पता होता कि उसका लाभ हमें कैसे लेना है। हमारी पूरी टीम, हम लोग उनको कन्विंस करते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं जिससे वो फ़ायदा ले रही हैं। महिलाओं को देखा गया वो मेहनत खूब कर लेती हैं, काम करती हैं, लेकिन जब उनको बैंक संभालना हो, जैसे आप कह रहे हैं ना कि उनको डॉक्यूमेंटेशन करना होता है, तो पीछे हो जाती हैं।
कैसे इस क्षेत्र में महिलाओं को आगे जाना चाहिए कि बैंक को समझें, बजट को समझें, जो काम कर रही हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को समझें और बिजनेस लाइन को समझें, मार्केटिंग को समझे, प्रोडक्ट तैयार हो गया कैसे बिके। तो इसमें आप क्या क्या ट्रेनिंग देती हैं? क्योंकि मुझे थोड़ा नाबार्ड से यह सहयोग मिलता है, सरकार से, एससीएल फाउंडेशन से, तो हम उनको बता पाते हैं उनकी डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है, आपको कैसे लिखना है, कैसे अपने पेपर को रखना है, अपने कॉस्ट को आपको पैकिंग कैसे करनी है। क्योंकि अब आप कंपटीशन में जा रहे हो सामान लेके, तो हम उन महिलाओं से कहते हैं कि आपका 1 दिन 2 दिन लोग इमोशनल से आपका सामान लेंगे। भाई आप गरीब हैं, वंचित है, पिछड़ा वर्ग से आई हैं या पिछड़े एरिया से आई हैं, लेकिन जब आप एक प्लेटफॉर्म पे आ रही हैं तो आपके सामान की वो क्वालिटी होनी चाहिए। वो हम लोग उस पर उनको गाइड करते हैं और महिलाएं शहर की महिलाओं से अच्छा काम करती हैं। क्योंकि जो कम पढ़ी लिखी महिलाएं होती, खासतौर से गाँव देहात और पिछड़ी और जो दलित वर्ग की हैं, उनके सामने समस्या ज़्यादा होती है कि हम फॉर्म कैसे भरेंगे जी। वो परिवार की मदद लेती हैं, आप लोग करते हो, या वो खुद अब धीरे धीरे आगे बढ़ गई? नहीं सर, हम लोग वो ये अब बहुत दिक्कतें आती हैं कि महिलाओं की सही जानकारी ना होने से उनके फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं, वो लाभ नहीं ले पाती हैं। तो हम लोग उस गांव के जो पढ़े लिखी महिला होती, हम लोग उसको ट्रेंड करते हैं कि आप अपने आसपास के लोगों को बताओ, और शुरुआत में 1-2 एग्जाम्पल हम लोग उदाहरण बताते हैं कि इस तरह से इसका प्रोसेस है, तो महिलाएं उसको सीख जाती हैं। वो हम लोग वहाँ पे चयनित करते हैं उनका कि आपको कैसे, और पहले बेसिक हम उनको सिखाते हैं। सरकार तमाम योजनाएं चला रही है, बार बार आरोप लगता है कि सरकार चलाती है लेकिन वो ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंचती। उसमें एक दिक्कत ये भी होती है कि लोगों को खुद नहीं पता होता कि कौन सी सरकारी योजना है जिसका हम लाभ ले सकते हैं। तो ये आप कैसे मदद करती हैं एनजीओ के जरिए उन योजनाओं को लाभ दिलाने में? सर पहले तो उनका हम लोग डॉक्यूमेंटेशन पूरा कराते हैं। एक सबसे बड़ा भी समस्या आ रही है कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनको आधार से जोड़ा जा रहा है। अब जब आप कोई स्कीम के तहत जाते हैं तो आपके आधार पे OTP नंबर आता है। आज के 10 साल पहले आधार कार्ड बना था, उस समय जितने भी जन सेवा केंद्र के लोग थे उन्होंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है। OTP उनके नंबर पर जाता। एक तो वहाँ वंचित हो जा रही हैं, दूसरा था कि हर जगह पे आधार अपडेट नहीं हो रहे हैं। वो किसी एरिया में पोस्ट ऑफिस में है या बैंकों में ही चयनित किया गया है कि यहाँ पे आप अपने मोबाइल को अपडेट करा सकती हैं, अपने नाम को अपडेशन कर सकती हैं। वहाँ सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है। अब जब महिलाओं का फॉर्म हो जाती हैं जन सेवा केंद्र पे, हम लोग के पास आती हैं, हम लोग जब उनका फॉर्म फिल करते हैं तो मैम सब पेपर सही है, OTP किसी और के पास गया। वो 10 सेकंड 5 सेकंड का टाइम होता है, वो फिर लैप्स हो जाता है। तो हम लोग पहले कहते कि पहले अपने नंबर को आधार से जोड़ो। बैंक में वो ट्रांजेक्शन करती, मैसेज नहीं आता क्योंकि आधार से लिंक नहीं है। आधार तो दे दी, अकाउंट तो ओपन हो गया, लेकिन उसका ट्रांजेक्शन चीज़ें नहीं इनको समझ आ पाता है क्योंकि ये इनका मोबाइल नंबर उससे नहीं एक्टिवेट है। तो हम लोग उसको भी जागरूक करते हैं। अच्छा, आप जो महिलाओं को रोजगार दे रहे हैं, किन किन क्षेत्रों में वो काम कर रही हैं, क्या क्या वो रोजगार कर रही हैं? हम लोग पहले महिलाओं की छोटी सी मीटिंग करते हैं और महिलाओं की रुचि के हिसाब से हम उनको कार्य देते हैं, क्योंकि जो महिला का जो इंटरेस्ट है वो अच्छा कर पाएगी बखूबी। जैसे कोई महिलाएं सिलाई में अच्छा कर लेती हैं तो स्टिचिंग का अच्छा काम हम लोगों को देते हैं, उनको पहले हम प्रशिक्षण देते हैं, उसके बाद उनको काम को आगे करती हैं। कुछ महिलाएं हैं खाना अच्छा बना लेती हैं, उनकी कुकिंग में अच्छी इंटरेस्ट होता है, तो हम लोग उनको जो है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में ले जाते हैं। कुछ महिलाएं होती हैं जो सोशल मीडिया पे बहुत पढ़ी लिखी से एक्टिव होती हैं, या गांव की लड़कियां हैं या न्यू मैरिड जो हमारी बहुएं आती हैं, उनको हम लोग सोशल मीडिया कंप्यूटर क्लासेस सिखाते हैं। कुछ महिलाएं हैं जो पैकिंग कर पाती हैं, जो एजेड है 45 से 50 में, उनको कुछ नहीं पता है, वो केवल पैक करके दे सकती हैं, लिखने पढ़ने उतनी जानकारी नहीं है क्योंकि उस समय इतनी पढ़ाई का स्कोप नहीं था। तो हम लोग उनको आप पैकिंग करिए, आप लेबलिंग करिए, आप काउंटिंग करिए, उनमें हमको लगाते हैं। किसी न किसी तरह से हम सबको जोड़ के रखते हैं जिससे उनको रोजगार मिले, पैसा मिले। कैसे मोटिवेट करती हैं? आमतौर पे कहा जाता है कि जो महिलाएं हैं गांव की काम नहीं करना चाहती, या बहुत सारी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है तो वो काम नहीं करती, इनको मोटिवेट कैसे करती हैं? हम लोग 2-1 लोगों को लेके काम करते और हम उसका उदाहरण देते हैं। पहली बात तो उनको समझाने के लिए हम पैसा नहीं लेते हैं। जहाँ पे फॉर्म भराने का इतना पैसा है, इस काम के लिए पैसा, वहाँ एक विश्वास नहीं बन पाता है कि ये लोग भी खाने कमाने के लिए आए हुए हैं। तो हम लोग केवल उनको अपनी नॉलेज की बात बताते हैं और आपका एक पैसा नहीं लगेगा, हम केवल आपका माध्यम बन रहे हैं। और कभी अगर बैंक में अकाउंट खुलेगा तो बैंक नहीं भागेगा, हो सकता है मैं कल चली जाऊँ, हम एक क्षेत्र में एक समय तक काम करेंगे, लेकिन बैंक और आप हमेशा फ़ायदा लेती रहेंगी।
तो हम लोग और प्लस जो भी हम काम करते हैं उनके परिवार को भी हम बताते हैं। ज़्यादातर जो हमारा सेंटर चलता है वो गांव में चलता है, जिससे गांव के जितने सम्मानित लोग वो भी देखें, गांव के उनके परिवार के देखें, उनके बच्चे देखें कि हमारी माँ हमारी बहन कर क्या रही है, और पूरी पारदर्शिता हमारे यहाँ होती है, जिससे एक विश्वास हो। और हमारा जितना भी सेंटर है गांव के लोग ही देखते हैं, ताला चाबी उन्हीं के पास है। और दूसरा, एक दूसरे को देख के आगे बढ़ते हैं। उनको मोटिवेशन खुद से भी मिलता है। आगे आपका कुछ और प्लान है इस संस्था के ज़रिए, या कुछ और महिलाओं के लिए करना चाहती हैं? हाँ, मेरा ये कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को रोजगार स्किल देना चाहती हूँ, लड़कियों को, युवाओं को, जिससे घरेलू हिंसा, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी जो समस्या है उसका समाधान हो सकता है। जब एक महिला मजबूत होगी, जब एक लड़की मजबूत होगी, तो एक दो परिवार मजबूत होंगे और वो निर्णय लेने की क्षमता में आएगी। और हम एक आधी आबादी हैं, तो आधी आबादी भी अपने आप में एक दम रखती है, बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है। और बगैर आधी आबादी की हम कोई भी सफलता अर्जित नहीं कर सकते हैं। महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए क्या चीज़ें करनी, जैसे शिक्षा जरूरी है, स्वरोजगार जरूरी है। अगर ये 2 चीज़ें होंगी तो वो अपनी मुसीबतों का सामना कर सकती हैं। लेकिन बहुत लोग पढ़ने से या कानूनी जानकारी रखने से भागते भी हैं, और ये कुछ रखना भी नहीं चाहते। तो इनको कोई प्लान है कि कैसे इन मामलों में आगे बढ़ाएंगी? इनको हम लोग जागरूक करते हैं, एक दूसरे का उदाहरण बताते हैं कि आपको मौका दिया गया है, सरकार की योजनाएं आई हैं, जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसको आप पढ़िए, सुकन्या योजना हम जोड़ते और हम कहते हैं कि ये मौका हमेशा नहीं आएगा, उसका फ़ायदा लीजिए। और ये मौका सरकार का दे रही है कहीं ना कहीं, तो किसी का एहसान आप नहीं लेके रही हैं, आप सरकार की योजनाओं को लेके और अपना उज्जवल भविष्य के लिए आप काम करिए, जिससे आप आर्थिक रूप से मजबूत रहेंगी, आपका परिवार में खुशहाली रहेगी और आप एक अच्छा जीवन जी पाएंगी। आपका अपना भी कोई फ्यूचर प्लान है इसके अलावा? चुनाव लड़ना है? नहीं, चुनाव में सर उनको वोट नहीं मिलता जो करने वाले होते हैं। चुनाव बाहुबली और धनबल को मिलता है, और सामाजिक कार्यकर्ता के पास अर्थ का अभाव होता है, इसलिए तो हम उम्मीद नहीं करते हैं। अच्छा, आप ये चाहते हैं कि आपकी महिलाएं जो हैं वो आगे लड़ें, पॉलिटिक्स में चुनाव लड़ें, आगे बढ़ें? बहुत सारी महिलाओं को हमने कहा कि आप लोग जो पार्षदी का चुनाव लड़िए, प्रधानी का, लेकिन वो समूह में एक संगठन बनता है, आप लोकल की हैं, आपकी आवाज़ सुनी जाएगी, उनको हम संगठन करते हैं कि आप करके अपनी एक पहचान बनाइए। मतलब राजनीति भी एक रास्ता है जिसके जरिए सशक्त हो सकती है। हाँ, जा सकती हैं, लेकिन ये नहीं कि राजनीति नहीं तो हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। वो अंतिम राजनीति अंतिम लक्ष्य नहीं है, लेकिन अगर मौका भी एक रास्ता है, बस मौका मिला है तो होना चाहिए। जैसे 33% की बात हो रही है, तो महिलाओं से कहते हैं कि अगर अनुसूचित है महिला सीट तो आप भी दावेदारी करिए। हर बार मौका आया आपके पास, हो सकता है कि आपके व्यवहार से, आपके सेवा से जीत सकती हो। हाँ, बहुत लोग जीतते भी। हाँ, तो हम लोग उनका सपोर्ट करते हैं। कुछ और हॉबीज़ है आपकी पर्सनल जो इन सब चीज़ों से अलग खाली समय मिलता हो तो आप? हाँ, मैं बुक कीपिंग, मतलब मैं बुक बहुत पढ़ती हूँ, बुक रीडिंग का मुझे बहुत शौक है। और जितने भी महापुरुष हैं मैं देखती हूँ उनकी जर्नी कैसे रही, और उन्हीं को तुलना में करती हूँ। मैं यहाँ इतना कर सकी, वो ऐसे निकल गए हैं, ये मेरे है। मैं बहुत रीडिंग करती हूँ, जितने भी बड़े सक्सेसफुल लोग हैं सबकी बुक मेरे पास है। अच्छा, तो उस गांव में भी ऐसी कोई योजना है कि पढ़े लोग? क्योंकि आज की समय की एक बड़ी समस्या है कि गाँव हो या शहर, लोग पढ़ना नहीं चाहते। सिर्फ इसलिए नहीं कि स्कूल तक तो फिर भी पढ़ लेंगे, उसके बाद कुछ नहीं पढ़ना चाहते। तो ये रीडिंग हैबिट दूसरों में कैसे बढ़ाई जाए? अब इसके लिए हमें तो चर्चा करना होगा, स्कूल में आगे करना होगा। क्योंकि अभी सर एक चीज़ कहते हैं, जब हम कोई टाइपिंग करते हैं मोबाइल में तो एक सेंटेंस करते हैं तो पूरा सेंटेंस आ जाता है। आज हमने बहुत सारी समस्या देखी, बहुत सारे बच्चे पूरा एप्लीकेशन हिंदी में नहीं लिख पाते हैं, जब उनको पेन और कॉपी पे लिखना होता है। तो और या कहीं अगर गलत है तो रेड आता है, तो उसको जब टिक करते हैं तो सही सेंटेंस आ जाता है। तो पूरी स्पेलिंग या शब्दावली उनसे नहीं कर पा रहे हैं। एक बहुत बड़ी समस्या है कि अगर हमारे पास 1 घंटा के सेशन हो क्लास स्कूलों में, जिसमें लिखने की और पढ़ने की बात आए। हम लोग के समय में 1 पेज नक्कल लिखवाया जाता था, या बोलते थे गुरुजी इमला उस समय। तो उसकी फायदा आज हम लोगों को मिल रहा है, लेकिन हमारे बच्चों को नहीं, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी पे है ना, वो तो बोल के टाइप कर लेंगे। उनको लिखना भी नहीं है, वॉइस टाइपिंग है, उन्होंने मोबाइल में बोला वो टाइप कर देगा। टेक्नोलॉजी हमें कहीं पे जो है वो एक तरीके से विकलांग बना रही है। उनका जो दिमाग है राइटिंग वो एकदम वीक होता जा रहा, उनकी स्पीड कम होती जा रही है। हम लोग एग्जाम में 2-3 कॉपियाँ लेते थे, फिल करने 22-23 पेज हम लोग लिखते थे कंपटीशन में। लेकिन आज का बच्चा एक एप्लीकेशन नहीं लिख सकता, और उसमें कितना शब्दावली गलत है वो भी उसकी पहचान नहीं कर पाता है, क्योंकि उसने ग्रामर पे उतना ध्यान नहीं दिया है।
कुछ और कहना चाहती हैं चलते चलते महिलाओं से कि सशक्त हों, कैसे समाज को आगे बढ़ाएं? मैं तो यही आपके चैनल से मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें अगर मौका मिला है तो उसका हमें फ़ायदा भरपूर उठाना चाहिए। और समाज में कोई अगर हमारा लक्ष्य और ईमानदारी और हार्ड वर्क हम करते हैं तो दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ है जो हम प्राप्त ना कर सके। बस धैर्य के साथ, कोई भी सफलता अचानक नहीं मिलती, हमें धैर्य के साथ रहना होगा। जो कि आज के युवा के अंदर ये चीज़ें सबसे कम हो रही हैं। जो आपका डिप्रेशन में जा रहे हैं या आत्महत्या कर रहे हैं, बहुत सारे केसेस हमें मिल रहे हैं। तो सबसे कि हमें ईमानदारी के साथ मेहनत करना है और धैर्य, सफलता मिलेगी लेकिन धैर्य के साथ। लक्ष्य सामने रखें, सफलता करें, मेहनत करें, सफलता मिलेगी। जी, बहुत शुक्रिया रंजना जी। धन्यवाद सर। और दोस्तों आपका भी बहुत शुक्रिया। आप लोग भी ऐसे ही हम लोगों के जो विचार हैं उनसे थोड़ा लाभ लेते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हम लोगों को भी आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद, शुक्रिया।